So let's students start our today's lecture. Let me share today's PPT. These are today's lecture, week 7 and lecture number 2. And we are going to discuss today identification and correction of error. और दूसरा टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे? दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रेस टेबल। तो इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल है, समझना है आपने इसको कंसंट्रेशन के साथ, अपना ध्यान इधर ही रखना है, आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। By the end of this lesson, students will be able to understand the concept of trace table. क्या आपको पता चल जाएगा ट्रेस टेबल क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और उस वक्त उस ट्रेस टेबल की वर्किंग किस तरह होती है। तो ये हम दोनों चीज़ें इस अपने लेसन में डिस्कस करेंगे। But before going to that topic, we will take a recap what we have studied in the previous lecture. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और दूसरी चीज़ पढ़ी टेस्ट डेटा। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या था कि जब कोई आप एल्गोरिदम बनाएं और वो वही काम कर रहा हो जिस मकसद के लिए आपने बनाया है, तो उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। और अगर एल्गोरिदम आपको आंसर सही दे रहा हो तो इसका मतलब है वैलिडेशन भी हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो नंबर्स को सम करने का एल्गोरिदम बना रहे हैं, ए और बी को, और ए और बी को आपने वैल्यूज दी हैं, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20, तो जब आप उस एल्गोरिदम को चलाएंगे तो वो दोनों को सम ही कर रहा होगा। इसका मतलब है कि हमारी वेरिफिकेशन हो गई है कि एल्गोरिदम जिस मकसद के लिए हमने बनाया था वो सम ही कर रहा है, सम के लिए बनाया था, सम कर रहा है, वेरिफिकेशन हो गई। लेकिन अब ये देखना है कि क्या वो आंसर भी सम का सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आंसर सही दे रहा है सम का, तो इसका मतलब है वैलिडेशन भी हो गई है। इसका मतलब है हमारा जो एल्गोरिदम बनाया था उसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है, और अगर आंसर भी सही दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वैलिडेशन भी हो गई है। जिस तरह मैंने आपको लॉगिन की एग्जांपल दी थी कि जब आप विंडोज में लॉगिन करते हैं तो लॉग उसका पर्पस क्या है, आपका पासवर्ड और ये जो लॉगिन है वो एंटर करता है, तो ये वेरिफिकेशन हो गई। लेकिन क्या वो सही लॉगिन और पासवर्ड को एंटर कर रहा है? अगर सही लॉगिन और पासवर्ड को एंटर कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी वैलिडेशन भी हो गई है। और टेस्ट डेटा हमने देखा था, टेस्ट डेटा क्या काम करता था? टेस्ट डेटा हमारे लॉग एल्गोरिदम या प्रॉब्लम को, जो हमारा प्रोग्राम है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता था। अगर हम टेस्ट डेटा यूज़ करते थे, अगर हमारे एल्गोरिदम में से सही आंसर आता था तो हम फिर उस एल्गोरिदम को वेरीफाई कर लेते थे, यानी उसकी वेरिफिकेशन होती थी। तो डिफरेंट किस्म के हमने टेस्ट डेटा पढ़े थे, जिसमें वैलिड डेटा था, इनवैलिड डेटा था, एब्सेंट डेटा था, बाउंड्री डेटा था। ये सारे हमारे पास टेस्ट डेटा की कल टाइप्स हमने डिस्कस की थी। तो होप आपको याद होगा कल का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखते हैं जी, आज के लेक्चर में क्या है जी। सबसे पहले एक स्टार्टर है, हम देखते हैं जी व्हाट इज अ टेबल इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, डेटाबेस की बात करेंगे, तो हमें उसमें एक टेबल का जिक्र आएगा। टेबल किसको कहते हैं? एक आम लैंग्वेज में तो वो टेबल है जिसपे हम रख के काम करते हैं, हमारी बुक्स रखी होती हैं, उस पर हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल को कहेंगे, इसका मतलब है एक ऐसा पैटर्न जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। जो पैटर्न, जो फॉर्मेट रोज और कॉलम की शक्ल में हो, उसे हम कहेंगे कि ये टेबल है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये कॉलम्स हैं हमारे पास और ये रोज हैं। तो इन रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे। याद रखना है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल का जब भी जिक्र आएगा तो आपने याद रखना है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन और इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसा ये आपने टेबल बनाया हुआ है, जिस तरह एक्सेल में आप टेबल बनाते हैं, उसको हम टेबल कहेंगे। तो आज देखते हैं हम जी आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर की ये क्या प्रॉब्लम है और किस तरह सॉल्व होगी। वो कहता है इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। कहते अगर हमने कल मैंने बताया था कि जब भी हम एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम को हम टेस्ट डेटा से चेक करते हैं। अगर टेस्ट डेटा हमारा सही काम कर गया, एल्गोरिदम हमें सही आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया है, यानी उसकी वेरिफिकेशन हो गई है। लेकिन अगर एल्गोरिदम
सही आंसर नहीं दे रहा, फॉर एग्जांपल मैंने उसको सम करने के लिए बनाया था कि मुझे 2 नंबर का सम करके दे, लेकिन वो कोई और काम कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, वो समझो डिवीजन कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने उसको बनाया था वो काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है मेरा एल्गोरिदम फेल हो गया है, मैंने उसको सही डेटा के ज़रिए वेरीफाई किया, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब हमने उस एरर को, उस प्रॉब्लम को हमने सर्च करना है, जिसके ज़रिए हमारा एल्गोरिदम जो है वो गलत काम कर रहा है। यानी मैंने प्लस के लिए बनाया था और वो समझें कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है दोनों नंबर्स को, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब मैंने उस कॉज़ को, उस प्रॉब्लम को सर्च करना है कि ये कौन-सी प्रॉब्लम है जिसके ज़रिए मेरा एल्गोरिदम गलत काम कर रहा है। एल्गोरिदम में आप वही वैल्यूज़ देंगे जो आपने देनी है। एल्गोरिदम ने वही काम करना है जो वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ, अगर मैंने 2 नंबर्स को सम करना है 5 + 5 को, तो एल्गोरिदम को मैं क्या कर रहा हूँ, या कैलकुलेटर में मैंने करना है तो मैं 5 और प्लस का साइन भी दबाऊँगा और फिर 5 की प्रेस करूँगा। तो इसका मतलब है 5 + 5 को जब मैंने एंटर किया तो मेरा आंसर 10 आना चाहिए। जो एल्गोरिदम के हिसाब से 10 आंसर मेरा आना चाहिए, लेकिन गलती से मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन को, की को प्रेस कर दिया है। अब मेरा आंसर तो मेरे हिसाब से तो 10 आना चाहिए, लेकिन मेरा एल्गोरिदम जो शो कर रहा है वो 25 आंसर शो कर रहा है। इसका मतलब है एल्गोरिदम तो सही काम कर रहा है, जो हमने उसको कीज़ दी हैं, जो हमने उसको सिंबल दिया है, उसने एज़ इट इज़ उस पे काम करके वही हमें आंसर दे दिया है। तो गलती जो है वो हमारी तरफ से, यानी यूज़र की तरफ से हुई है। यूज़र ने मिस्टेकनली, गलती से प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन को हम एंटर कर दिया है सिंबल को, जिसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई है, हमारा एल्गोरिदम गलत आंसर दे रहा है। एल्गोरिदम बेसिकली ठीक है, वो सही काम कर रहा है, लेकिन जो मिस्टेक हुई है वो यूज़र की तरफ से हुई है, क्योंकि एल्गोरिदम ने तो वही काम करना है जो आप चीज़ एंटर करेंगे। अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस ही करेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। लेकिन चूंकि हमने प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन के साइन को एंटर कर दिया, इसलिए उसने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एल्गोरिदम सही काम कर रहा है, लेकिन मिस्टेक हमारी तरफ से हुई है। तो ऐसी मिस्टेक्स को जो यूज़र की तरफ से हो, आप जानते हैं कि हम उसे लॉजिकल एरर कहते हैं, कि लॉजिकल एरर आ गया। और लॉजिकल एरर किस तरह डिटेक्ट होता है कि हम पूरे एल्गोरिदम को थॉरोली रीड करते हैं, अच्छी तरह उसकी वर्किंग को समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट्स को, फिर जाके हमें लॉजिकल एरर का पता चलता है। तो लॉजिकल एरर हमारी तरफ से आ गया है, अब हमने उस लॉजिकल एरर को रिमूव करना है, और उसी लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए हमने ट्रेस टेबल बनाया हुआ है। तो ट्रेस टेबल हम देखते हैं कि जी ट्रेस टेबल क्या है। अब एक सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है, जो आपकी बुक वालों ने भी दिया हुआ है, मैंने भी वही शामिल किया है। इसको अच्छी तरह समझना है कि सिनेरियो क्या है। वो कहता है जी, टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। आपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम क्रिएट करनी है, स्कूल की वॉलीबॉल टीम क्रिएट करनी है। 8 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, आपने उन 8 स्टूडेंट्स में से देखना है कि कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। अब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि उन सब की जो हाइट है वो 144 सेंटीमीटर हो, और 144 से 164 के दरमियान हो। यानी कि ये स्टूडेंट्स के जो हमने सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स, उनकी हाइट हमने इस तरह देखनी है कि जी उनकी 144 हो, और 144 से लेके 164 तक होनी चाहिए। इस दोनों के दरमियान जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो स्टूडेंट्स हमारी वॉलीबॉल टीम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और याद रखना है कि ये 144 और 164 भी इंक्लूसिव हैं। यानी कि हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है कि 144 इंक्लूडेड 144, 44 से लेकर 164 तक जितने बच्चे हैं इस हाइट के वो हमारी वॉलीबॉल टीम के मेंबर बन जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और याद रखना है कि 144 भी इंक्लूडेड होगा उसमें, और 164 भी इंक्लूडेड होगा। ये दोनों जो नंबर हैं ये शामिल होंगे।
अब क्राइटेरिया आपको पता लग गया, सिनेरियो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब हमने क्या करना है जी, स्टूडेंट्स में से, इन 8 स्टूडेंट्स में से ऐसे स्टूडेंट चेक करने हैं, उसको सिलेक्ट करना है कि जो इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं। तो हमने उसका एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम लिखने का क्या है आपको पता है, मैंने क्या बताया है, सबसे पहले स्टार्ट लिख लेना है और एंड पे स्टॉप लिख लेना है। तो स्टार्ट हमने स्टेप पे लिख लिया, स्टेप 1 पे, और 7 पे हमने स्टॉप लिख लिया है। अब बाकी काम हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान ही करना है। तो मैंने स्टेप नंबर 2 पे किया है सेट काउंट टू 0। अब काउंट क्या चीज है? सॉरी, काउंट हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो उन स्टूडेंट्स को काउंट कर रहा है जो हमारे सिलेक्टेड होंगे, यानी जो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। 144 सेंटीमीटर से लेकर 164 की रेंज में जो बच्चे आ जाएंगे वो काउंट में ऐड होते जाएंगे। काउंट एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है मेमोरी में, ये अपने एल्गोरिदम में, जो क्या करेगा, उन सब बच्चों को काउंट करता जाएगा जो इस क्राइटेरिया में आते जाएंगे। अभी कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने काउंट की वैल्यू क्या रख दी है, 0 रख दी है। अब जो बच्चा पहला सिलेक्ट होगा जो इस क्राइटेरिया में पूरा आएगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब दूसरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते जाएंगे हमारी काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज करती जाएगी। और फाइनल स्टेप नंबर 6 में देखें, मैंने लिखा हुआ है आउटपुट काउंट। अब यहाँ जब हम स्टेप पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब है ऊपर हम सारी कैलकुलेशन करके आ गए हैं कि काउंट में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे वो यहाँ आउटपुट पे हमें नजर आ जाएंगे। तो ये एक बेसिकली हमने एक एल्गोरिदम बनाया है। अब इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा स्टेप नंबर 1 पे स्टार्ट हमने लिखा है और 2 पे हमने काउंट को 0 के बराबर कर दिया है, उसमें 0 स्टोर कर दिया, यानी कि वेरिएबल को अभी 0 रखा है, कोई स्टूडेंट काउंट में ऐड नहीं हुआ। तीसरे स्टेप में हमने इन सारे बच्चों की हाइट्स देखनी है जो हमारे पास आए हुए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट्स की हमने हाइट चेक करनी है कि उनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, यानी 144 से लेकर 164 की रेंज में पूरे आ रहे हैं। स्टेप 4 में हमने इन सब की एक लिस्ट बना ली है जितनी भी हाइट्स हमारे पास आई हैं। अब स्टेप 5 में हमने क्या किया है, स्टेप 5 में हमने एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है कि इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन 164, हमने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि जिसकी हाइट 144 से ग्रेटर हो और जिसकी हाइट 164 से कम हो, 144 से ग्रेटर हो और 164 से कम हो, वो स्टूडेंट्स क्या होंगे जी, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखें, फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बता रहा हूँ इसकी वर्किंग के किस तरह काम कर रहा है। अगर हम 154 लेते हैं, 154 क्या कर रहा है जी, 154 144 और 164 के दरमियान लाई कर रहा है। इसका मतलब है 154 वाला बच्चा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जब एक सिलेक्ट हो जाएगा तो मैंने अभी आपको बताया कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। अब काउंट के पास क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 1 बच्चा सिलेक्ट हो गया। हमारा ज्यादा प्रोग्राम स्टेप नंबर 4 और 5 में ही रोटेट होगा। 8 टाइम्स ये दोनों स्टेप्स चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 बाय 1 इन सब बच्चों को देखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको चला के दिखाता हूँ ये एल्गोरिदम किस तरह चलेगा। स्टार्ट होगा, काउंट की वैल्यू 0 हो गई कि अभी हमारे पास कोई बच्चा काउंट में सिलेक्ट नहीं हुआ। ये हमारे पास तीसरे स्टेप में ये सारे बच्चे हमारे पास आए हैं, 8 बच्चे जिनकी हाइट्स ये दी हुई है। और फोर्थ में हमने उन सब की हाइट को एक लिस्ट में एंटर कर लिया। अब उस लिस्ट में से हम 1 बाय 1 बच्चों को देखते जाएंगे। एक हमने क्राइटेरिया बना लिया फिफ्थ में कि अगर हाइट हमारे पास 144 से ज्यादा है और हाइट हमारे पास 164 से कम है तो काउंट में एक ऐड कर दो, यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि इस क्राइटेरिया में बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम
जाएंगे जी 154, इस लिस्ट में से 154 लेंगे, 154 देखेंगे हाइट 154 इज ग्रेटर देन 144, कंडीशन ट्रू है। और फिर देखेंगे हाइट 154 है, 154 लेस देन 164, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, याद रखना है आपने कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपकी पूरी कंडीशन ट्रू होगी और आपका एक काउंट इंक्रीज होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन फॉल्स हो, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, यानी ट्रू नहीं होगी, बच्चा वो सिलेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास 154 आया, 154 को हमने देखा कि हाइट ग्रेटर देन ये 144 से भी ग्रेटर है और 164 से भी हाइट में कम है, तो ये बच्चा सिलेक्ट हो गया 154 वाला। और हमने काउंट में क्या इंक्रीज कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया। अब काउंट के बाद क्या आ गया, काउंट के पास 1 आ गया। दोबारा जाएगा 4 पे लिस्ट में जाएगा और लिस्ट में देखेगा 140 वाला बच्चा लेके आएगा, 140 इज ग्रेटर देन 144, कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड हाइट 140 इज लेस देन 164, ये कंडीशन ट्रू है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि 140 144 से ग्रेटर नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन जो है ट्रू है। तो मैंने भी बताया कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे। जब ये फॉल्स हो गया इसका मतलब है 140 वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, हमारे काउंट की वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं होगा, यानी काउंट की वैल्यू अभी भी 1 है, एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। इसके बाद फिर दोबारा ये स्टेप 4 पे जाएगा और 155 वाला बच्चा लेके आएगा। अब हाइट 155 ग्रेटर देन 144, ये भी ट्रू है, और हाइट 155 लेस देन 164, ये कंडीशन भी ट्रू है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा आंसर ट्रू आ गया, तो ये बच्चा भी सिलेक्ट हो गया और काउंट की वैल्यू में एक और ऐड हो गया। अब काउंट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। फिर 4 पे जाएगा, 4 पे अब 155 की जगह 164 देखेगा और 5 में आएगा 164 इज ग्रेटर देन 144, कंडीशन ट्रू है, और 164 इज स्मॉलर देन 164, अब कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि 164 से स्मॉलर नहीं है, तो ये हमारे काउंट की वैल्यू में इंक्रीज नहीं करेगा। इस तरह हम इन सब वैल्यूज को वन बाय वन चेक करेंगे और जो वैल्यू इस क्राइटेरिया के मुताबिक आती जाएगी उसको हम काउंट में ऐड करते जाएंगे और फाइनल में जो हमारे पास काउंट की वैल्यू आएगी, यानी जितने बच्चे काउंट में आ जाएंगे इस सारे 8 बच्चों में से, तो हम देखेंगे कि उतने हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। किसके लिए सिलेक्ट हो गए, वॉलीबॉल टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, क्योंकि हमें ये क्राइटेरिया बताया गया था। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है वॉलीबॉल टीम के लिए 144 को। अब ये हमारा जो एल्गोरिदम हमने बनाया है ये हमारे हिसाब से सही काम कर रहा है और इसमें हमें कोई लॉजिकल एरर भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए किस तरह हमें पता चलेगा कि ये सही काम कर रहा है, हमने जो स्टूडेंट्स को निकाला है इसके लिए वॉलीबॉल टीम के लिए, वो सही सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, उसके लिए हमने एक और काम करना है। उसके लिए क्या काम करना है, उसके लिए हमने एक ट्रेस टेबल बनाना है। अब ये देखें, ट्रेस टेबल आ गया। ट्रेस टेबल क्या है, ट्रेस टेबल इज टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को देखना है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। उसके लिए हमने क्या बना लिया, एक ट्रेस टेबल बना लिया। और ट्रेस टेबल में क्या होता है, अभी मैंने आपको टेबल बताया है कि उसमें टेबल में रोज और कॉलम होती हैं। तो ट्रेस टेबल में हमारी रोज और कॉलम्स होंगी और उसमें हम देखेंगे कि कोई ऐसा लॉजिकल एरर तो नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से जो हमने बच्चे सिलेक्ट किए हैं वॉलीबॉल टीम के लिए वो कम या ज्यादा हो रहे हो। ये अब हमने किस में चेक करना है, ट्रेस टेबल में चेक करना है। तो मैं ट्रेस टेबल की आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारे ट्रेस टेबल की डायग्राम है। ये हमारे पास सारे कॉलम्स हैं और ये हमारे पास सारी रोज हैं और ऊपर हमने उसकी हेडिंग ये हमने सारे स्टेप लिखे हुए हैं जो हमने स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ काउंट की वैल्यू लिखनी है कि काउंट की वैल्यू 0 है या काउंट की वैल्यू 1 है। जितने बच्चे सिलेक्ट होते जाएंगे हमारी काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज होती जाएगी।
यहाँ ऑल हाइट्स में मैंने ये सारे बच्चों की हाइट्स लिख दी है और यहाँ पे हाइट जो सिलेक्ट होगा वो बच्चे की हाइट लिखी जाएगी। जहाँ 2 डैश आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ कोई वैल्यूज नहीं है और जहाँ ब्लैंक सेल नजर आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ वो वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ भी 0 ही है, इंक्रीज नहीं हो रहा, वही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो याद रखना जहाँ दो डॉट है वहाँ कोई वैल्यू नहीं है और जहाँ ब्लैंक सेल है वहाँ वही प्रीवियस वैल्यू ही रिपीट हो रही है। अब हमने उस एल्गोरिदम को इस ट्रेस टेबल में इंसर्ट करना है। किस तरह करना है देखिए आपको बताऊं। स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया है और कोई काम नहीं किया। यहाँ देखें, स्टेप 1 में हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, कोई काउंट नहीं किया, ना काउंट का किया है, ना हाइट चेक की है, ना कोई हाइट सिलेक्ट हुई है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 देखें। स्टेप 2 में हमने सेट काउंट टू 0 के काउंट की वैल्यू हमने 0 कर ली है, उसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। यहाँ देखें, स्टेप 2 में हमने काउंट की वैल्यू 0 कर ली है और कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्टेप 3 में हमने सेट ऑल हाइट्स टू ये। सेट 3 में हमने सारी हाइट्स जो स्टूडेंट्स की थी उनको सिलेक्ट कर लिया, उनको एंटर कर दिया है, लेकिन सिलेक्ट कोई नहीं किया, सिर्फ चेक करना है हमने स्टेप 3 में सारी हाइट्स को। अब इधर देखें, स्टेप 3 में हमने कोई अकाउंट ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इन हाइट्स को हमने चेक करना है कि ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं कि नहीं। ये हमारे स्टेप 3 हो गए। अब स्टेप 4 में देखें जी हमने क्या किया है। फॉर ऑल हाइट्स इन द लिस्ट, ऑल हाइट सारी लिस्ट में हमने कर लेना। अब स्टेप 4 में हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। स्टेप 4 में हमारा कोई काम भी नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ उसकी एक लिस्ट बनाई है। ये देखें, सबसे पहले हमने अब स्टेप 4 में चले गए। ये देखें, स्टेप 5 में अब हमने क्या काम किया है। स्टेप 4 में सबसे पहले हमने इस लिस्ट में से कौन सा स्टूडेंट सिलेक्ट किया है, 154 वाला। स्टेप 4 में इस लिस्ट में से हमने सबसे पहले 154 वाला स्टूडेंट हाइट वाला सिलेक्ट किया है, निकाला है चेक करने के लिए। अभी सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ चेक करने के लिए निकाला है स्टेप 4 में। ये देखें, स्टेप 4 में अभी हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमने 154 वाली हाइट वाला बच्चा निकाला है। काउंट की वैल्यू कोई इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ काउंट की वैल्यू अभी 0 ही चल रही है। तो हमने इस बच्चे को उस सब बच्चों में से निकाला है चेकिंग के लिए स्टेप 4 में। स्टेप 5 में क्या करना है, हमने देखना है कि अगर ये हाइट 154 140 से ग्रेटर है और 164 से कम है कि नहीं है, तो काउंट में एक ऐड हो जाएगा। तो 154 जो है 144 से ज्यादा है और 164 से कम है, इसका मतलब है ये बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारी काउंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब स्टेप 5 में देखें क्या काम हुआ है। स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो गई है और हमारे पास जो 154 वाला बच्चा था वो हाइट में सिलेक्ट हो गया है। उसको हमने चेक किया है, अब हमारे पास एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, यानी 154 वाला बच्चा सिलेक्ट हो गया, काउंट में एक ऐड हो गया। दोबारा हम कहाँ जाएंगे, दोबारा 4 पे जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे। ये देखें, दोबारा हम लिस्ट में जाएंगे, कौन सा बच्चा पकड़ेंगे, अब 140 वाला पकड़ेंगे और उसको फिफ्थ के साथ कंपेयर करेंगे कि हाइट जो है 140 से ग्रेटर है या 164 से कम है। तो 140 वाला बच्चा हाइट उसकी 140 जो है वो 140 से ग्रेटर नहीं है, तो ये बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है हमारी काउंट की वैल्यू में भी इंक्रीज नहीं होगा। अब देखें, ये देखें, स्टेप 5 में 4 में हमने 140 वाला बच्चा निकाला है। 140 बच्चा हमारा क्राइटेरिया में पूरा नहीं होता, इसलिए काउंट की वैल्यू 5 में 1 ही रहेगी और हमारे पास एक ही बच्चा अभी तक सिलेक्ट हुआ, यानी दो बच्चे हमने चेक कर लिए और उसमें से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है जो इस क्राइटेरिया पर आ रहा है। दोबारा हम 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, यानी 4 पे जाके हम बच्चे के हाइट निकालेंगे और 5th में देखेंगे अगर वो उस हाइट पे पूरा आ रहा है, उस क्राइटेरिया पे आ रहा है, तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे काउंट में। इसी तरह फिर 4 पे जाएंगे और जाके देखेंगे कि बच्चा क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर उतर रहा होगा
तो हम काउंट में एक ऐड कर देंगे। फिर दोबारा 4 पे जाएंगे और 144 वाला बच्चा देखेंगे, 144 वाला ग्रेटर देन 144 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए काउंट में हमारी वैल्यू वही रहेगी और कोई हमने बच्चा ऐड नहीं किया। नेक्स्ट हम जाएंगे दोबारा उस लाइन में 4 में, वहां से 164 वाला बच्चा लेंगे, उसको चेक करेंगे। 166 जो है वो किस में आ रहा है, ये देखें 166 वाला बच्चा। चलें बेटा, बेटा समझ आ रही है सबको ट्रेस टेबल की? किधर है सारे जी बच्चों? आ रही है इधर ये आ रही है। हाँ, ये ट्रेस टेबल को अच्छी तरह समझना है जरा। इसी तरह आपने सारी काउंट की वैल्यू को काउंट करते जाना है। ये कोई प्रॉब्लम आ गई है इसमें? अब ये देखिए 164 वाला, 164 ग्रेटर देन 144, ये भी कंडीशन रूट है, और लेस देन 164। ये देखिए 164 हमने देखा है जी, 164 क्राइटेरिया पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए काउंट की वैल्यू यही हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास 144 आया है, 144 पे जाएंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे, 166 निकालेंगे, हमारे पास ये ऐड हो गया। अब आप देखिए हमारे पास प्रॉब्लम असल में क्या आ रही है, और जब हम इस सारे बच्चों को इस तरह 4 और 5 में जाके उस क्राइटेरिया के मुताबिक काउंट करेंगे, तो हमें पता लगेगा फाइनल में काउंट की वैल्यू क्या आएगी। फाइनल में काउंट की वैल्यू 5 आ गई है। इसका मतलब है हमने उन 8 बच्चों में से 5 बच्चे जो हैं वो निकाल लिए हुए हैं। लेकिन देखें, एक बताऊं, the above algorithm work but does not count all students, there is a deliberate error in step 5। अब स्टेप 5 में हमने एक एरर रख दिया हुआ है। क्या एरर रखा है देखें इधर। अभी हमने ऊपर कहा था कि जो बच्चे 144 और 164 के दरमियान हैं उनको काउंट करना है वॉलीबॉल टीम में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 144 और 164 भी इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये जब दोनों इंक्लूड होंगे तो फिर हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या आएगा, हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 144 और हाइट इज लेस देन इक्वल टू 140। यहाँ मैंने खुद इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये यूजर की तरफ से यानी मेरी तरफ से लॉजिकल एरर मैंने खुद बनाया है। एल्गोरिदम ने सही काम किया है, उसने 5 स्टूडेंट्स जो बनते थे वो हमें निकाल के दे दिए वॉलीबॉल टीम के लिए। लेकिन हमने खुद एक मिस्टेक की है और उस मिस्टेक को हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है, लोकेट कर लिया है। वो क्या थी कि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 144 नहीं लिखना था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 140 के जिसका 144 के बराबर है वो भी टीम में सिलेक्ट हो सकता है, और जिसका 164 के इक्वल है वो भी हो सकता है। 164 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 144 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यूजर ने या मैंने खुद गलती कर दी थी कि यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से उसने क्या किया था, उसने 144 वाले और 164 वाले स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया था, यानी कि उसको इस क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट नहीं किया था। लेकिन असल में जो हमें क्राइटेरिया दिया गया था उसके मुताबिक 144 वाला और 164 वाला स्टूडेंट भी सिलेक्ट होना था। तो इसमें हमारे ये लॉजिकल एरर आई है, और इस लॉजिकल एरर को हमने किसके जरिए डिटेक्ट किया है? इस लॉजिकल एरर को हमने ट्रेस टेबल के जरिए डिटेक्ट किया है। ये देखें स्टेप 5 में ये 3, इसकी वैल्यू 3 है, और यहाँ हमने किया है जी 144 चेक किया है। स्टेप 4 में 144 चेक किया है, जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक उस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आता था। अगर मैंने इक्वल का साइन लगाया होता तो इसका मतलब है 144 भी सिलेक्ट हो जाता और यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती। लेकिन चूंकि मैंने वहां ग्रेटर देन 144 लिखा है, इसलिए यहाँ पे 144 को उसने सिलेक्ट नहीं किया और काउंट की वैल्यू हमारे पास 3 ही रही। लेकिन यहाँ अगर मैं सही वहां पे फार्मूला लिखता ग्रेटर देन इक्वल,
तो यहाँ पे मेरे पास काउंट की वैल्यू 4 हो जाती। इसी तरह 164 को भी उसने नहीं काउंट किया, तो इसका मतलब है कि हमारी ये सही वैल्यू, हमें एरर कहाँ से पता लगा कि हमारे एल्गोरिदम में एरर कहाँ है, हमें ट्रेस टेबल से पता चल गया। तो ट्रेस टेबल हमें क्या काम कर रहा है, ट्रेस टेबल हमें हमारे एल्गोरिदम से जो एरर्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने में, उनको वेरीफाई करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमने इस तरह निकाल लिए। अगर हम फॉर्मूला वहां सही रखते तो हमारा 144 भी सिलेक्ट हो जाता और यहाँ हमारे पास 6 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते। लेकिन चूंकि हमने वहाँ 144 नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे हमारा उसने काउंट में इंक्रीज नहीं किया। अब हमारे पास 5 आ गए। इसका मतलब है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस एल्गोरिदम में यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है। और जब हम इक्वल साइन लगा के ये चलाएंगे तो हमारा ट्रेस टेबल हमें सही नंबर बताएगा स्टूडेंट्स की, जो इस वॉलीबॉल टीम के लिए सिलेक्ट हो गए हुए। तो ये मेरा ख्याल है 6 स्टूडेंट्स होंगे 8 में से जो वॉलीबॉल टीम के लिए सिलेक्ट हुए। तो बच्चों आज आपने हमने ट्रेस टेबल पढ़ा है, वेरी करेक्शन ऑफ एरर्स पढ़ा है, तो कुछ समझ आई है आपको इस ट्रेस टेबल की? जी बच्चों, अपनी वीडियोस ऑन करें और मुझे बताएं। जी कहाँ गए? बच्चों वीडियो ऑन करें अपनी और मुझे बताएं। ये मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आपने देखना है, आपको ट्रेस टेबल अच्छी तरह और समझ आ जाएगी। लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इसी वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। कोई इसमें नहीं है, सिर्फ आपको एल्गोरिदम की वर्किंग का पता होना चाहिए। होम असाइनमेंट आपने करनी है, आइडेंटिफिकेशन करेक्शन ऑफ एरर्स के बारे में लिखना है और ये ट्रेस टेबल ड्रॉ करना है और वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, रैप अप हमने देख लिया कि आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एरर क्या है और ट्रेस टेबल किस तरह काम करता है। तो ये आपने अच्छी तरह इसको स्टडी कर लेना है और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे बता देना है, हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब समझ आई है इसकी कि किस तरह ट्रेस टेबल काम करता है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी अली अहमद, अली हसन, जरा अपनी वीडियो ऑन करें, मैं देखूं आपको। अली अहमद और अली हसन, बच्चों वीडियो ऑन करें अपनी। नहीं है इधर। यही बच्चे करते हैं ना कि अपने ओपन करके तो खुद पीछे से गायब हो जाते हैं। बेटा हमारा इसमें मैंने कोई देख नहीं है, लिया हमने सर। आपको पढ़ाना है, सिर्फ नुकसान आपका अपना ही होना है। ठीक है ना? तो इसलिए अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें अपनी, कि आपने खुद एग्जाम देने हैं, मैंने वहां जाके एग्जाम नहीं देने या किसी और ने नहीं देने। तो अगर नहीं पढ़ रहे या आप नहीं नहीं कुछ समझ आ रही है आपको, तो फिर ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप सही तरह इसको समझना शुरू करें और अपने आप को प्रेजेंट करें यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अगर समझ आ गई है तो अपना लेक्चर सुन रहा हूँ। फिनिश करें। जी बच्चों क्या कह रहे हैं आप? जी अली अहमद सर मैं सुन रहा हूँ लिए मैं क्या? सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो अब वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे आप? आपको पता है ना कि सर्कुलर आया हुआ है, ऑर्डर आए हुए हैं कि जी वीडियो सबने ऑन करके लेक्चर करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने कोई भी नहीं वीडियो ऑन कर रहा, तो अभी आपके घर सबको सर कल फोन से जाएगा इंशाल्लाह। और आपको करेंगे। चलो ठीक है फिर बच्चों, अपना लेक्चर फिनिश करें अगर समझ आ गई है तो। ठीक है बच्चों, चलें। जी